स्टार्ट द यूनिट फर्स्ट ऑफ क्लास 11th। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि नीट की या किसी कंपटीशन लेवल की, जैसे कि सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या फिर रीट एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं, तो बायोलॉजी वहाँ 12th और बीएससी लेवल की आती है। तो 11th-12th की एनसीईआरटी को आपको फॉलो करना एक मस्ट है। तो अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं तो आपको एनसीईआरटी का पूरा कंटेंट आपको बायोलॉजी का समझ आएगा। तो आप वीडियो देखते रहें और आशा है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन जो है मेरी वो समझ आएगी। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट, जो कि डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग वर्ल्ड दिया है, जिसमें 4 चैप्टर्स को इंक्लूड किया गया है। फर्स्ट है द लिविंग वर्ल्ड, सेकंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, थर्ड प्लांट किंगडम है और फोर्थ जो है हमारा एनिमल किंगडम है। तो आज हम पहले तो डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझेंगे और फिर उसके बाद उसमें चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, द लिविंग वर्ल्ड वाला। तो हम स्टार्ट करते हैं कि जो इसका स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्शन दिया गया है, तो इसकी मेन लाइंस को जो मैंने ऑलरेडी हाईलाइटेड किए हुए हैं, तो वहाँ से हम इसको समझना स्टार्ट करते हैं। तो द डाइवर्सिटी एंड लिविंग वर्ल्ड में डाइवर्सिटी के बारे में समझाया गया है। जैसा कि आप देखेंगे कि इसमें सबसे पहले दिया गया है कि बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स। क्या कहा है इन्होंने कि बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेस। बायोलॉजी को क्या कहा है? साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेस कहा है इन्होंने। द लिविंग वर्ल्ड कंप्राइजेस एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। Early man could easily perceive the difference between the inanimate matter and living organism। मतलब कि एक जो मतलब एक डेड मैटर्स जो होते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनको उनमें वो डिफरेंस देख करके कर सकते थे। अर्ली मैन डिफाइड सम ऑफ इनएमिनेट मैटर। इनएमिनेट मैटर क्या है? जिसमें एमिनो एसिड मैटर नहीं पाया जाता, जैसे कि जो नॉन लिविंग है, क्योंकि लिविंग में तो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, डीएनए आरएनए होते हैं, तो वो एमिनो एसिड के बने होते हैं, तो वो एमिनेट होते हैं। और इनएमिनेट होते हैं डेड थिंग्स, डेड मैटर्स जो होते हैं, जैसे कि विंड, सी, फायर एटसेट्रा। इसके बाद हम बात करते हैं कि द सम अमंग द एनिमल्स एंड प्लांट्स। कौन कौन आता है उसमें? अ कॉमन फीचर ऑफ सच all such forms of inanimate and animate objects were the sense of awe and fear that awoke। मतलब कि वो एक उनमें डिफरेंस क्या करते थे कि जो चीज़ उनको दिखती थी, मतलब कि जिससे was the sense, जो कि फियर या फिर जो सेंस कर सकते हैं किसी चीज़ को, फियर होता है जिससे, या फिर जिसके लिए वो सेंसिटिव होते हैं, वो तो एमिनेट होती है। और जिनसे जो किसी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के लिए सेंसिटिव नहीं होते हैं, दैट थिंग्स आर इनएमिनेट, मतलब कि वो डेड है, एमिनो एसिड से या न्यूक्लिक एसिड वगैरह किसी भी लिविंग कंटेंट के नहीं बने हुए हैं। द डिस्क्रिप्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स बिगेन सच लेटर इन ह्यूमन स्टडी। Socialists, which indulged in anthropocentric view of biology, could register limited process of biological नॉलेज। मतलब कि उस टाइम जब एंसेंट पीरियड की बात करते थे, सोसाइटीज में क्या था? एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू जो था बायोलॉजी का, कुड रजिस्टर लिमिटेड प्रोसेस थी, क्योंकि उस टाइम पे इतना नॉलेज नहीं था, तो और इतने इक्विपमेंट्स वगैरह, इतना टेक्निक्स डेवलप नहीं थी, तो वो लिमिट नॉलेज जो थी वो एक लिमिटेड थी, क्योंकि मॉर्फोलॉजिकली वो उसको देख पाते थे और उसी के बेस पे वो लिविंग और नॉन लिविंग को डिफाइन करते थे। अब है बात systematic and monumental description of life forms brought in out of necessity, detailed system of identification, nomenclature and classification। systematic जब monumental उसको description दिया गया, the biggest spin of such studies was recognition of the sharing of similarities among living organisms both horizontally and vertically। तो जब उसके सिस्टम में मतलब कि सिस्टमेटिकली जब उसको अरेंज किया गया और डिटेल्ड स्टडी की गया, तब पता चला कि वो हॉरिजेंटली और वर्टिकली वो आपस में कोरिलेट करते हैं। That all presents the living organisms are related to each other and also to all organisms are ever lived on this earth was a revelation which humbled man and led the cultural movement for conservation of biodiversity। In the following chapters of this unit, you will get the description including classification of animals and plants from a taxonomy perspective।
मीन्स टेक्सोनॉमिकली आप उसका जो क्लासिफिकेशन है वो इस यूनिट में हम इसका स्टडी करेंगे। अब आता है सेकंड पेज जो है, इसमें अर्नस्ट मेयर के बारे में बताया गया है कि अर्नस्ट मेयर जो थे जिनका 1994 में बर्थ हुआ था और 2004 तक वो उन्होंने अपना काम मतलब कि अपना 2004 तक उनका लाइफ स्पेन था। अब इस पैराग्राफ में सबसे इम्पोर्टेंट लाइन क्या है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे वो हु हैज बीन कॉल्ड, ये सबसे मेन इम्पोर्टेंट लाइन है इस पैराग्राफ की, हु हैज बीन कॉल्ड द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, उनको 20th सेंचुरी का डार्विन कहा गया, जो कि 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट में जिनका नाम है। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। सिस्टमेटिक थ्रू आउट द नियरली 80 ईयर के करियर में ही रिसर्च स्पेंड ऑर्निथोलॉजी, टेक्सोनोमी, जू जियोग्राफी, जो कि इन्होंने किस पे स्टडी की है, ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी बर्ड्स के बारे में होती है, टेक्सोनोमी जो जू जियोग्राफी, इवोल्यूशन, सिस्टमेटिक एंड द हिस्ट्री एंड फिलोसफी और बायोलॉजी के सेक्टर में इन्होंने सबसे ज्यादा अपनी रिसर्च की है। अब हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है, चैप्टर फर्स्ट। इसमें हम मेन पॉइंट्स हमें क्या स्टडी करने हैं। फर्स्ट तो है हमारा व्हाट इज लिविंग, और फिर उसके बाद आता है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। तो पहले हम क्या समझेंगे कि व्हाट इज लिविंग, लिविंग क्या होता है, और इसके बाद इस वीडियो में हम इन दो पार्ट्स को डिस्कस करेंगे, एक तो व्हाट इज लिविंग एंड सेकेंड वन इज डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। सो स्टार्ट करते हैं। The extraordinary habitats in which, यहाँ से the extraordinary habitats in which we find living organisms, be it cold mountain, deciduous forest, ocean, freshwater lakes, desert and hot spring, leave us speechless। मतलब कि हमें सभी जगह पर एनिमल्स और लिविंग थिंग्स जो होती हैं लिविंग, वो देखने को मिलते हैं ऑर्गेनिजम्स। तो ये एक मतलब कि एक ये भी वंडर है कि वो एक हॉट एरिया में भी पाए जाते हैं, तो एक कोल्ड एरिया में भी पाए जाते हैं, वो एक डेसिडस फॉरेस्ट में भी पाए जाते हैं, तो इसके अलावा जो एक ग्रीन एरिया होता है वहाँ भी पाए जाते हैं। मतलब सभी जितने भी टाइप्स के टेम्परेट, डजंट मैटर टेम्परेट, जैसे प्लेट्यू है, माउंटेन्स है, रिवर्स है, वाटर है, स्काई है, हाइट पे, डेप्थ में, सभी जगह पे ऑर्गेनिज्म जो है सर्वाइव करते हैं। ये एक वंडरफुल थिंग्स है। बाद है as scientists we shall not attempt answering the second question, we will try to reflect what is living। अब हमें क्या समझना है कि लिविंग एक्चुअली होते क्या हैं। अब लिविंग के बारे में हम क्या समझते हैं, सबसे पहले when we try to define the living we conventionally look the distinctive characters exhibit by the living organism। लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या काउंट होता है, ग्रोथ। एक तो ग्रोथ मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो ग्रोथ करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा। अब एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट, वो एनवायरनमेंट को भी सेंस करेगा, उसको रिस्पॉन्स करेगा। माउंट अ सुटेबल रिस्पॉन्स टू कम टू आवर माइंड। ये चार चीजें जो है हमारे दिमाग में सबसे पहले आती है कि अगर कोई भी लिविंग थिंग्स है, जो कि आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते आए हैं कि कोई भी लिविंग मैटर जो है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, वो ग्रोथ, रिप्रोडक्शन करेगा, एनवायरनमेंट को सेंस करेगा और उसको रिस्पॉन्स करेगा। अब इसमें हम क्या ऐड कर सकते हैं कि one can add a few more features like metabolism। मेटाबॉलिज्म सेल में जो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म रिएक्शंस जो होती हैं, जो अपने स्टेबिलिटी के लिए रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस करती रहती है, उन्हें मेटाबॉलिज्म कहते हैं। एबिलिटी ऑफ द सेल्फ रिप्लिकेट यानी कि रिप्रोडक्शन, सेल्फ ऑर्गेनाइज यानी कि बैलेंस, इंटरैक्टर एंड इमर्जेंस टू द लिस्ट, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो। एक ये सिग्निफिकेंस कैरेक्टर्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म का कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो। अब ग्रो होता क्या है, इंक्रीज इन मास and increase in number of individuals are twin character of the growth। एक तो मास में इंक्रीमेंट होता है, जैसे ये छोटा सा प्लांट होता है और फिर वो ग्रो करते करते एक बहुत बड़े ह्यूज प्लांट पे कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज इंक्रीज इन मास। छोटी सी मछली अगर छोटा सा एग होता है, फिर उससे बड़ा होकर बड़ा सा बर्ड बन जाता है, या फिर छोटी सी फिश होती है बड़ी हो जाती है, तो इंक्रीज इन मास मीन्स उसके मास में इंक्रीमेंट हो रहा है, दैट इज ग्रोथ। एंड सेकेंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल, जैसे एक
से 2 बन रहे हैं, 2 से 4 बन रहे हैं अमीबा में, यूग्लिना, पैरामीशियम, या फिर प्लांट्स से जैसे 1 से 4 हो रहे हैं, या फिर एनिमल्स जो होते हैं कि उनकी नंबरिंग बढ़ रही है, दैट इज इंक्रीज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इज रिप्रोडक्शन। उसको ग्रोथ में जो सिंपल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको ग्रोथ में ही काउंट किया जाता है, क्योंकि उनकी ग्रोथ मास में थोड़ी सी ग्रोथ होते ही नंबरिंग ग्रोथ होती है, दैट इज ऑल्सो द सिनोनिम्स ऑफ ग्रोथ। द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म grow by cell division in plants. This growth by cell division occurs continuously throughout their lifespan. In animals this growth is seen ओनली अप टू सर्टन एज। जैसे कि एनिमल्स में जो एक ग्रोथ होती है वो एक सर्टन एज तक होती है। जैसे कि ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो 18 से 20 साल तक एक उसकी मॉस में ग्रोथ होती है, उसके बाद उसकी हाइट बढ़ना जो होता है वो डेवलप, बोन्स बढ़ना जो होती है वो स्टॉप हो जाती है। जबकि प्लांट्स वगैरह में जो होती है ग्रोथ कंटिन्यूसली उनके पूरे लाइफ स्पेन में होती रहती है। द सेल डिवीजन अकर्स इन सर्टेन टिश्यू रिप्लेस लॉस्ट। अब उसके बाद सर्टेन एज तक उनकी ग्रोथ होने के बाद जो इसके बाद जब ग्रोथ होती है तो सिर्फ वो डैमेज रिपेयरिंग के लिए ग्रोथ होती है, सेल डिवीजन होता है कि जैसे कि कहीं चोट लग गई, कोई इंजरी हो गई, कोई वुंड हो गया तो उसको फिर हील करने के लिए जो कंटिन्यूसली सेल डिवीजन होता है उसको हील करने के लिए सेल डिवीजन होता है। अदरवाइज उसकी ग्रोथ के लिए फिर डायरेक्ट सेल डिवीजन नहीं होता है, उसके बाद उसकी कोई हाइट या हाइट नहीं बढ़ती है। मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। वन कैन इजिली ऑब्जर्व दिस इज इन विट्रो कल्चर। ये एक एक्सेप्शन है कि इन विट्रो कल्चर में सिंपली आप काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल अंडर द माइक्रोस्कोप, कि आप इन विट्रो कल्चर में आप इजीली जो है माइक्रोस्कोप में सेल को काउंट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें गैमेट्स से जाइगोट फॉर्मेशन होता है। प्रोसेस तो लिविंग प्रोसेस है बट वो होती एक नॉन लिविंग एनवायरनमेंट में है। In majority of higher animals and plants, growth and reproduction are mutually exclusive events. One must remember that increase in body mass is considered as a growth. हम कहते हैं ना, अभी हमने जस्ट कहा, इसको समझा हमने प्रीवियस पेज में, इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज अ ग्रोथ। अब जब हम इंक्रीज इन बॉडी मास कह रहे हैं तो हमने क्या देखा है कि कई बार जब रॉक्स होती हैं या माउंटेन्स होते हैं तो उनमें भी तो इंक्रीज इन मास होता है, कि हम छोटा सा देखते हैं फिर उसका भी मास अकॉर्डिंग टू टाइम जो होता है स्टेप बाय स्टेप बढ़ता जाता है। बट इसमें फर्क है, एक नॉन लिविंग थिंग्स में और लिविंग थिंग्स में एक फर्क है, कि जो लिविंग थिंग्स की ग्रोथ जो होती है ना वो इंटरनली होती है। दिस इज द रिजल्ट ऑफ द मेटाबॉलिज्म, सेल मेटाबॉलिज्म। बट जो माउंटेन्स वगैरह की जो ग्रोथ होती है ना वो आउटर एक्यूमुलेशन से होती है, कि आउटर मैटर जो होता है वो उसमें आके एक्यूमुलेट होते हैं और एक्यूमुलेट होने से उसमें जो होता है उसका मास बढ़ता है, दैट इज एक्सटर्नल फोर्स, दैट इज नॉट इंटरनली। जबकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या हो रहा था, इंटरनली मेटाबॉलिज्म की वजह से उसका बॉडी मास इंक्रीज हो रहा था, दैट इज ग्रोथ। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड, जबकि ग्रोथ देयरफॉर जब एक्यूमुलेशन की वजह से डेड मैटर्स के कलेक्शन की वजह से अगर ग्रोथ हो रही है दैट इज नॉन लिविंग, दैट इज ओनली एक्यूमुलेशन नॉट इंक्रीजिंग इन द बॉडी मास। मीन्स माउंटेन्स और अदर डेड मैटर्स आर दैट इज दैट ओनली। बट अगर इंटरनली अगर कोई चीज ग्रोथ कर रही है, इंटरनल मीन्स इनसाइड इनसाइड मेटाबॉलिज्म की वजह से ग्रोथ कर रही है तो वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। Condition under which it can be observed in living organism have to be explained. Then we understand that it is characterized in living system. Dead organism does not grow. क्या होता है कि डेड ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रोथ नहीं करते हैं। अब हमने एक तो पढ़ा था इंक्रीजिंग इन बॉडी मास, सेकंड हमने क्या पढ़ा था, इंक्रीजिंग इन नंबरिंग ऑफ इंडिविजुअल्स। नंबरिंग, इंक्रीजिंग इन नंबरिंग ऑफ इंडिविजुअल्स को रिप्रोडक्शन में काउंट किया जाता है। अब रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन रिफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजीनी। क्या होता है प्रोजीनी, प्रोजीनी यानी कि जो प्रोडक्ट होते हैं गैमेट्स का, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स के जुड़ने से जो एक नया जायगोट बनता है उससे एक नए इंडिविजुअल का डेवलपमेंट जो होता है दैट इज प्रोजीनी। यानी कि पेरेंट्स के गैमेट्स के फॉर्मेशन से, फर्टिलाइजेशन से फिर उसके बाद जो नया इंडिविजुअल बनेगा दैट इज प्रोजीनी।
possessing features more or less similar to the parents। जैसे कि ह्यूमन बीइंग के बच्चे होते हैं, थोड़े से कभी ज़्यादा कभी कम सिमिलर जो होते हैं वो अपने पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं, थोड़े कोई कम दिखता है, कोई ज़्यादा, कोई सिमिलरिटी शो करते हैं। इनवेरिएबिलिटी एंड इम्प्लिसिटी, कुछ सिम्टम्स तो उनके जो कुछ फीचर्स तो पेरेंट्स से बिल्कुल सेम होते हैं, कुछ थोड़े से डिफरेंस होते हैं। तो इनवेरिएबल एंड इम्प्लिसिटली वी रिफर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये डिफरेंसेस जो होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं। जबकि कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जिनमें जो कि एसेक्सुअल मीन्स से भी रिप्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि फंजाई, इसमें क्या आता है फंजाई। फंजाई मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजीली ड्यू टू द मिलियन ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स। एसेक्सुअल स्पोर्स उसमें बनते हैं और वो प्रोड्यूस होकर नए इंडिविजुअल फॉर्म करते हैं अपने ही पेरेंट्स जैसे। इन लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट एंड हाइड्रा, ईस्ट एंड हाइड्रा में क्या होता है, बडिंग फॉर्मेशन से नए इंडिविजुअल्स डेवलप होते हैं। प्लानेरिया में फ्लैटवर्म जिसे कहते हैं, फ्लैटवर्म में काउंट होता है। वी ऑब्जर्व ट्रू रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या होता है कि एक फ्रेगमेंटेड जो ऑर्गेनिज्म है अगर उसका कोई पार्ट लॉस हो जाता है, अगर वो जैसे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है इसका अगर ये पार्ट अगर यहाँ से कट हो गया सपोज कीजिए, तो ये अपने ही जैसा नया ऑर्गेनिज्म पूरा का पूरा डेवलप कर लेगा, दैट इज रीजनरेशन। इसको क्या बोलते हैं हम, रीजनरेशन। तो रीजनरेशन की सबसे ज्यादा कैपेसिटी जो होती है वो प्लानेरिया में होती है, जो कि अपने किसी भी बॉडी पार्ट्स के लॉस हो जाने से उसका लॉस्ट पार्ट जो होता है इट्स बॉडी एंड बिकम्स अ न्यू ऑर्गेनिज्म, उसका एक छोटा सा बॉडी पार्ट भी पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। द फंजाई फिलामेंटस एल्गी, द फिलामेंटस एल्गी प्रोटोनीमा ऑफ द मोसेस। मोसेस जो है ब्रायोफाइट्स में काउंट होते हैं। मोसेस ऑल इजिली मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन, ये सब क्या करते हैं फ्रेगमेंटेशन से ही करते हैं, मतलब कि रीजनरेशन या फ्रेगमेंटेशन के थ्रू ही, जैसे कि ये प्रोटोनीमा होता है एल्गी में। अब एल्गी का अगर कोई ये वाला सेक्शन अगर यहाँ से टूट जाता है तो ये वापस से अपने ही जैसा एक और इंडिविजुअल बना लेता है, इसको रीजनरेशन कहते हैं। और रीजनरेशन जो होता है एल्गी में, फंजाई में, मोसेस में, सभी में पाया जाता है, जिसके थ्रू रीजनरेशन के थ्रू, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू वो अपने जैसा नए इंडिविजुअल को रिप्रोड्यूस करते हैं। व्हेन इट कम्स टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी और अमीबा, रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ, मतलब कि अब इसमें रिप्रोडक्शन को ग्रोथ के ही सिनोनिम्स या इक्विवेलेंट कहा गया है। When amoeba comes to unicellular organisms like bacteria, unicellular algae or amoeba, reproduction synonyms with growth increasing in the number of cell, क्या कहा गया है इसको, increasing in number of cell, इसको growth बोल सकते हैं, लेकिन अमीबा या लोअर ऑर्गेनिज्म जो है वो इसको ग्रोथ के सिनोनिम्स कहा गया है। We have already defined growth as equivalent to increase the cell number or mass. We have noticed the single cell organism. We are not very clear about the uses of two terms growth and reproduction. उनको बिल्कुल एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है, वो एक ही दूसरे के synonyms हैं lower organism। There are many organisms which do not reproduce, like जैसे कि mules जो है sterile, human worker bees जो हैं और human couple जो हैं जो कि infertile हैं। अब ये रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। व्हाट्स द मीन दैट दे आर नॉट अलाइव? नो, दिस इज द एक्सेप्शन। ये एक एक्सेप्शन है जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, लेकिन ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ऑफ कोर्स नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज कैपेबल रिप्रोड्यूसिंग और रेप्लिकेटिंग बाय इटसेल्फ। Another characters of life is metabolism. अगला कैरेक्टर क्या है? मेटाबॉलिज्म। All living organisms are made up of chemicals. केमिकल्स पाए जाते हैं सभी सेल्स में। हमको पता है कि न्यूक्लियस में केमिकल होते हैं, न्यूक्लिक एसिड वगैरह होते हैं, साइटोप्लाज्म में होते हैं, उसके सेल ऑर्गेनल्स में होते हैं। ये सभी केमिकल्स मिलके क्या करते हैं? केमिकल रिएक्शंस करते रहते हैं। केमिकल्स के थ्रू क्या होता है? स्मॉल एंड बिग बिलोंगिंग बाय वेरियस क्लासेस, साइज एंड फंक्शन एटसेट्रा, वो अपने मतलब कि रिएक्शंस के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं। आर कॉन्स्टेंटली बीइंग मेड एंड चेंज्ड इनटू द सम
अदर बायोमोलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल से दूसरे बायोमोलिक्यूल्स में कन्वर्ट या चेंज होते रहते हैं। दिस कन्वर्जन आर केमिकल रिएक्शंस और मेटाबॉलिक रिएक्शंस। There are thousands of metabolic reactions occurring simultaneously inside all living organisms. Unicellular and multicellular. अब इस सब से हमें क्या पता चलता है कि the sum total of the all reactions occurring in our body metabolism. No non-living objects exhibits मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है? सबसे सिग्निफिकेंस कैरेक्टर है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी सभी सेल्स में जो है मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती रहेगी। Isolated metabolic reaction outside the body of an organism performed in the test tube is neither living और नॉन लिविंग। जो मैंने बताया था इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो होता है टेस्ट ट्यूब में, जो कि रिएक्शन होती है कि जिसमें क्या होता है कि मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स को एक टेस्ट ट्यूब में, एक मेल जैसे कि ये ओवा होता है, ये स्पून लाइक स्पर्म होते हैं, ये इनको एक टेस्ट ट्यूब में क्या किया जाता है, इनको एक टेस्ट ट्यूब में इसके एक गैमेट फॉर्मेशन डाला जाता है और फिर ये धीरे धीरे सेल डिवीजन करके जाइगोट में डेवलप हो जाता है। तो ये जो रिएक्शन टेस्ट ट्यूब में जो हो रही है ये एक नॉन लिविंग रिएक्शन है। रिएक्शन तो लिविंग है लेकिन जो प्रोसेस है वो नॉन लिविंग है। प्रोसेस तो मतलब कि ये ना तो इसको लिविंग में काउंट किया जाता है ना ही नॉन लिविंग में काउंट किया जाता है। तो इसको क्या कहा गया है? आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर नॉट लिविंग बट श्योरली लिविंग रिएक्शन। प्रोसेस जो है रिएक्शन तो लिविंग है लेकिन ये एक बॉडी जो है वो नॉन लिविंग है। Hence, cellular organization of the body is defining feature of life forms. तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है किसी भी बॉडी का वो एक लाइफ फॉर्म्स को डिफाइन करता है। Living organism is this ability to sense the environment surrounding of environment and respond to the these environment stimuli। मतलब कि लिविंग थिंग्स का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक कैरेक्टर है कि वो आउटर एनवायरनमेंट के, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से स्टिमुलीज को गेन करते हैं, उसको सेंस करते हैं और उसको वो फिजिकली रिस्पॉन्स भी करते हैं, फिजिकली, केमिकली या बायोलॉजिकली उसको रिस्पॉन्स करते हैं। Plants respond to external factors like light, water, temperature, other organism, pollutants, etc. अब जैसे कि हम प्लांट्स की बात करते हैं, प्लांट्स आपको पता है कि जैसे आउटर एटमॉस्फेयर में लाइट, वाटर, टेम्परेचर अगर वेल अवेलेबल है तो वो एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं कि वो हमको हरे भरे दिखाई देते हैं, ग्रोथ करते हुए दिखाई देते हैं। और अगर वो प्लांट्स को जैसे कि लाइट, वाटर, टेम्परेचर इनमें से कोई भी चीज़ की अगर कमी है तो हमें एक नेगेटिव रिस्पॉन्स करते दिखाई देते हैं कि उनमें वो ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, उनकी पत्तियां सूख जाती हैं, नेक्रोसिस और सेनेस्केंस रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का सिग्निफिकेंस कैरेक्टर है कि आउटर या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के स्टिमुलस को वो रिस्पॉन्स करते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स कैन सेंस रिस्पॉन्ड टू द एनवायरनमेंट क्यूज। सभी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एनवायरनमेंट क्यूज को रिस्पॉन्ड करते हैं। फोटो पीरियड अफेक्ट्स द रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। फोटो पीरियड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको पता है कि अगर फोटो पीरियड जो होगा वो पॉजिटिवली पीरियडिकली अगर मिल रहा है तो प्लांट्स और एनिमल्स अच्छे से ग्रोथ करते हैं। और फोटो पीरियड एक तरह से और भी ये एनिमल्स को अफेक्ट करता है, प्लांट्स एनिमल्स को, क्योंकि एनिमल्स को अगर ज़्यादा फोटो पीरियड, कुछ एनिमल्स में, एम्फीबियंस में जैसे कि ज़्यादा फोटो पीरियड अवेलेबल किया जाता है तो उनमें क्या होता है कि जो रिप्रोडक्शन कैपेसिटी जो होती है वो जल्दी डेवलप हो जाती है, वो जल्दी रिप्रोड्यूस होना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये एक एक्सटर्नल स्टिमुली के रिस्पॉन्स में केमिकली चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर है। ऑल ऑर्गेनिज्म हैंडल केमिकल एंटरिंग देयर बॉडीज। ऑल organism therefore are aware to the atmosphere their surrounding. Human being is the only organism who is aware of himself, has self consciousness,
Consciousness therefore becomes the defining property of the living organism. एक ह्यूमन ही है जो कि अपने सेल्फ कॉन्शियसनेस, जो कि अपने मतलब एटमॉस्फेयर को समझ सकता है, अपने इंटरनली जो अपने आप को मतलब कि प्रोटेक्ट कर सकता है किसी चीज़ से, या फिर उसके बॉडी क्या रिस्पॉन्स करती है, उसे सेल्फ कॉन्शियसनेस है। लेकिन जब सेल्फ कॉन्शियसनेस की बात करते हैं तो हम कुछ पेशेंट जो कि अगर वो अनकॉन्शियसनेस स्टेज में है या फिर कोमा में है, जैसे कि वी ऑब्जर्व द पेशेंट lying in coma in hospital virtually supported by machine which replace heart and lungs. The patient is otherwise brain dead. The patient has no self consciousness. Are you such patient who never back to normal life? ये नॉर्मल लाइफ में आएंगे कुछ टाइम के बाद, लेकिन उस टाइम के लिए वो स्टिमुलेट नहीं कर पाते हैं, लेकिन अदर रिएक्शंस जो है, अदर मेटाबॉलिज्म उनका वर्क कर रहा है, दैट मीन्स दे आर अलाइव। ये सिर्फ एक्सेप्शन है कि सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है, लेकिन फिर भी वो उनमें मेटाबॉलिज्म कंटिन्यूसली वर्क कर रहा है, सो दे आर अलाइव। Properties of tissues are not present in the constituent cells but arise as a result in interaction among the constituent cells. मतलब कि क्या होता है कि tissues are not present in the constituent cells but arise as a result. उनका result जो होता है interaction among the constituent cells, उनका interaction जो होता है constituent cells से बना रहता है। The phenomenon is true in the hierarchy of the organizational complexity of at all levels. Therefore, we can say that living organisms are self-replicating, involving the self-regulating interactive systems capable by responding the external stimuli. Means living organisms self-replicate करते हैं, evolve करते हैं, सेल्फ रेगुलेट करते हैं अपनी बॉडी में कंटिन्यूसली, इंटरेक्टिव सिस्टम को कैपेबल करने में, इंटरेक्टिव सिस्टम कैपेबल होता है उनमें रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुली। सो biology is the story of the life on the earth. Biology is the story of evolution of living organism on the earth. All living organisms, present, past, future, are linked to one another by the sharing of common genetic material but varying degrees. तो यहाँ तक हम इस चैप्टर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे।